हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CATV एंड आज इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले चैप्टर पीयर रिव्यू को। अब पॉइंट ये है कि इसके पहले भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना था पीयर रिव्यू का, बट जो वो वीडियो स्पेसिफिक पीएम के लिए था। मीन्स उधर हमने पीएम की रीडिंग करी थी और रीडिंग करते करते हमने उसको समझा था। तो वो जो पीयर रिव्यू था वो पीयर रिव्यू पर्टिकुलर पीएम से था और उसमें देखा जाए तो 12 to 13 क्वेश्चंस थे और उन 12 to 13 क्वेश्चंस में पूरा पीयर रिव्यू ओवर हो गया था। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, इस वीडियो में कंपाइलेशन है। कंपाइलेशन इन द सेंस कि जो पीएम में पूछा गया है, जो MTP RTP सजेस्टेड ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, जहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस को इधर कंपाइल्ड करते हुए अराउंड 11 पॉइंट्स में ये जो है टॉपिक को बाइफरकेट कर दिया। एंड हर पॉइंट से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए गए हैं और पर्टिकुलर उस पॉइंट के आगे जहाँ पे ज़रूरी है या बोल सकते हैं कि जहाँ पे मेरे को याद आया कि हाँ मेरे को ये लिखना था, तो वो मैंने लिखे हैं और हर पॉइंट अपने आप पे इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसको देखते हैं और समझते हैं कि पीयर रिव्यू में क्या क्या कंटेंट कवर है। अब पॉइंट ये भी आता है कि यार ये छोटे से चैप्टर को इतना होलिस्टिक कवर करने का मतलब क्या है। देखो, हमको प्रोफेशनल एथिक्स का कमांड है। प्रोफेशनल एथिक्स के बाद कुछ चैप्टर्स होने चाहिए जहाँ पे हमको कमांड हो, और जो छोटे छोटे चैप्टर्स है जहाँ पे अगर हम पूरा कवर कर लेते हैं तो वो नंबर अपने पास सिक्योर्ड रहेंगे, कहीं नहीं जाते वो नंबर। तो वो देखते हुए जो है हमने जो छोटे छोटे टॉपिक है ट्राई करेंगे उसको होलिस्टिक कवर करने का। और ऐसे ही सबसे पहला टॉपिक पीयर रिव्यू स्टार्ट किया है जिसमें वो पूरा कवर है। सो अगर देखा जाए तो ये 11 टॉपिक्स है। ये 11 टॉपिक्स में बाइफरकेटेड है। उसमें PM RTP सजेस्टेड जो अपनी 2020 तक इशूड करी गई है, ये 2020 तक इसमें सब कवर्ड है। सो अगर इसका मैं देखूँ तो ये 12 पेज का PDF है जिसमें जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, जैसे हमारा जैसे फर्स्ट है मीनिंग, तो बकायदा मीनिंग दे के रखा है। सेकेंड है हमारा ऑब्जेक्टिव, तो इधर ऑब्जेक्टिव आ गया है। मतलब ये इंडेक्स ऐसे बने हुए हैं, तो 1 to 11 है, तो आपको ऐसे 1 to 11 आपको मिल जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो इतना ही इंट्रोडक्शन देना था पीयर रिव्यू का। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं पीयर रिव्यू में कंटेंट कवर। सो सबसे फर्स्ट मीनिंग एंड जनरल टर्म्स पीयर रिव्यू। अब हम देखें तो पीयर रिव्यू का जनरल मीनिंग क्या है। तो मीनिंग एंड जनरल टर्म्स में देखो, एक तो होता है जनरल मीनिंग जो एक लेमैन सेंस में हम समझते हैं, और एक होता है टेक्निकल मीनिंग। तो एक जनरल मीनिंग हो गया और एक टेक्निकल मीनिंग हो गया। टेक्निकल मीनिंग जो है स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू में देके रखा है। देखो, पीयर रिव्यू के लिए भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू इश्यूड होते हैं, तो ये टेक्निकल मीनिंग जो है स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू में दे के रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनरल मीनिंग को। जनरल मीनिंग तो सबसे पहले पीयर। अब पीयर रिव्यू की बात कर रहे हैं तो पीयर समझते थे। टर्म पीयर मीन्स पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग। सिमिलर स्टैंडिंग के पर्सन को बोलते हैं पीयर। एंड द टर्म रिव्यू मीन्स री एग्जामिनेशन एंड री इवेल्युएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो पीयर क्या होता है? पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग। और रिव्यू क्या होता है कि री एग्जामिन करना या री इवेल्युएशन करना ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो जो पहले किसी ने एग्जामिन करके रखा था उसको हम वापस री एग्जामिन कर रहे हैं, री इवेल्युएट कर रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर का। अब ये जो सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफिक टू पीयर रिव्यू है। एंड पीयर रिव्यू का सब्जेक्ट मैटर वैसे जनरली देखा जाए तो क्वालिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ये सब इसका जो है रहता है वो एक सब्जेक्ट मैटर रहता है। फिर द टर्म पीयर रिव्यू मीन्स रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ प्रोफेशन। ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो मॉनिटर करता है प्रोफेशनल का परफॉर्मेंस। क्यों मॉनिटर कर रहा है? वो मॉनिटर इसलिए कर रहा है फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस एक्सपेक्टेड ऑफ देम, ताकि एक क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवर हो। किसी भी पर्सन के थ्रू अगर हमको क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवर करना पड़ता है तो हमारे पास एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए जो मॉनिटर करे। एंड फॉर इन्हांसिंग रिलायंस प्लेस बाय यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। एंड इससे फॉर इन्हांसिंग रिलायंस प्लेस बाय द यूजर, इससे इन्हांस होता है रिलायंस जो यूज़र ने प्लेस करा, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टूडेंट ने प्लेस करा है फॉर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग।
पीयर रिव्यू का मतलब यही होता है कि ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो मॉनिटर करता है प्रोफेशनल को, इसलिए मॉनिटर कर रहा है फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस एक्सपेक्टेड ऑफ देम। एंड इससे क्या होगा, इनहेंस हो गया, इनहेंस रिलायंस प्लेस बाय यूजर्स, इनहेंस द रिलायंस प्लेस बाय यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। और इससे क्या होगा, इससे इनहेंस होगा रिलायंस, इससे रिलायंस इनहेंस होगा जो प्लेस बाय यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। तो हमको यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो ये है यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। और ईडीएम का मतलब इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। तो हम अब चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट में क्या बोलते हैं कि पीयर रिव्यू हमने पढ़ा कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जो है रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ क्लाइंट या प्रैक्टिस यूनिट ऑफ प्रोफेशन फॉर इनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस। इससे क्या होगा, इससे फॉर इनहेंसिंग रिलायंस होगा, फॉर इनहेंसिंग यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इनहेंस रिलायंस फॉर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। तो ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो मॉनिटर करता है परफॉर्मेंस प्रोफेशन का, ताकि क्वालिटी ऑफ सर्विस इनहेंस होता है, ताकि जो रिलायंस है वो भी इनहेंस हो जाए फॉर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है। अब रही बात स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू लेज डाउन द स्कोप टू बी कंडक्टेड, स्कोप ऑफ रिव्यू। तो एक स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू, हर पीयर रिव्यू का पर्टिकुलर मतलब कि पीयर रिव्यू का एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू ICAI ने इशू करा है। एंड इस स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू में स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू के बारे में बताया गया है। आती है बात पीयर रिव्यू प्रोसेस की। देखो, एक तो हमने पढ़ा जनरल मीनिंग, पर जनरल मीनिंग में अब ये हमने जनरल मीनिंग समझा, हम इसके बाद टेक्निकल मीनिंग समझते हैं। फिर इसके बाद हम दोनों चीज़ें देखते हैं, पीयर रिव्यू प्रोसेस और पीयर रिव्यू रिपोर्ट क्या होता है। ठीक है, तब टेक्निकल मीनिंग की बात आती है। तो टेक्निकल मीनिंग का मतलब क्या है, एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू। अब ये जो बात हो रही है एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू हो रही है। तो एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू इशूड बाय ICAI, पीयर रिव्यू मीन्स एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर। तो पहली बात क्या आती है, एग्जामिन करना और रिव्यू करना सिस्टम एंड प्रोसीजर का, टू डिटरमाइन वेदर सेम हैव बीन पुट इन प्लेस। तो एग्जामिन करना, रिव्यू करना सिस्टम एंड प्रोसीजर का और डिटरमाइन करना क्या वो एक क्वालिटी ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर पुट इन प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है बाय प्रैक्टिस यूनिट फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंश्योर करने के लिए एक क्वालिटी ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर होना चाहिए। तो आपको ये एग्जामिन करके देखना पड़ता है कि वेदर द क्वालिटी ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर सेम हैज़ बीन पुट इन प्लेस और नॉट, और वेदर पैट स्टैंडर्ड व कंस्टेंटली अप्लाइड, क्या पैट स्टैंडर्ड आप कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो दो चीज़ें हैं, एग्जामिन एंड रिव्यू करना कि सिस्टम एंड प्रोसीजर प्रॉपर है कि नहीं है फॉर डिलीवरिंग फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस, और दूसरी चीज़ ये है कि पैट सर्विस कंप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे। तो सिस्टम एंड प्रोसीजर को चेक करना कि सिस्टम एंड प्रोसीजर क्वालिटी के पुट इन प्लेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस, एंड पैट स्टैंडर्ड कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। पीयर रिव्यू के जो मेंबर होते हैं, पीयर रिव्यू के लिए जो मेंबर होते हैं वो पीयर रिव्यूअर बोल सकते हैं। तो मेंबर सिलेक्टेड फ्रॉम पैनल ऑफ रिव्यूअर, ये पर्टिकुलर एक पैनल होता है, पैनल ऑफ रिव्यूअर होते हैं। इन पैनल ऑफ रिव्यूअर में से पीयर रिव्यू बोर्ड जो है मेंबर सिलेक्ट करता है। एंड द टर्म प्रैक्टिस यूनिट, अब जब प्रैक्टिस यूनिट की बात करते हैं, क्योंकि हम इधर प्रैक्टिस, इधर दो वर्ड्स यूज होंगे, एक तो पीयर रिव्यूअर और एक होती है प्रैक्टिस यूनिट। तो प्रैक्टिस यूनिट में CA इन प्रैक्टिस बोथ इंडिविजुअल एंड CA इन प्रैक्टिस फॉर्म भी इधर कवर है। ये हमने टेक्निकल मीनिंग। अब बात ये आती है कि हम जब पीयर रिव्यू कर रहे हैं तो इसका स्कोप तो स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू में दे के रखा है। अब पीयर रिव्यू प्रोसेस में क्या कवर है क्या नहीं कवर है ये भी तो देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारे पीयर रिव्यू के प्रोसेस में कवर है, राइट। सो पीयर रिव्यू प्रोसेस में क्या कवर है क्या नहीं कवर है। तो जो कवर है वो सारे एश्योरेंस एंगेजमेंट, हम पीयर रिव्यू कर रहे हैं तो हमें सारे एश्योरेंस इंगेजमेंट को कवर करना है। एश्योरेंस इंगेजमेंट में ऑडिट सर्विस आती है, अटेस्टेशन सर्विस आती है, ऑडिट फंक्शंस आते हैं। तो ये सब चीज़ें इधर कवर है। क्या नहीं कवर है, क्या नहीं कवर है, तो हमारे जो रोज़मर्रा के जो काम होते हैं जो हम प्रैक्टिस ऑफिस में देखते हैं, जैसे टैक्स रिटर्न इंगेजमेंट और रिप्रेजेंटेशन इंगेजमेंट,
ये दो चीज़ें तो नॉर्मल रूटीन वर्क है, ये कवर नहीं होता, मीन्स ये पीयर रिव्यू प्रोसेस में कवर नहीं होते। फिर उसके बाद कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयरिंग, कंपाइलिंग एंड कोलेटिंग द इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आती है बात टेस्टिफाइंग एज एक्सपर्ट विटनेस या एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस लॉ और गिविंग टैक्स एडवाइस। तो ये सब चीज़ें जो है ये पीयर रिव्यू प्रोसेस में कवर नहीं होती। अगर हम ब्रॉडली देखा जाए तो 6 सर्विसेज ऐसी है, ये 6 सर्विसेज ऐसी है जो पीयर रिव्यू प्रोसेस में कवर नहीं होती है। जो दो तो नॉर्मल है, एक तो टैक्स रिटर्न एंगेजमेंट है और एक जो टैक्स रिटर्न एंगेजमेंट है और एक रिप्रेजेंटेशन एंगेजमेंट है। फिर दो आती है कंपाइलेशन के रिस्पेक्ट में कि कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रिपेयरिंग, कंपाइलिंग एंड कोलेटिंग इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर दो आती है एक्सपर्ट जैसी कि टेस्टिफाइंग एज एक्सपर्ट विटनेस, मीन्स आप एज एन एक्सपर्ट विटनेस कहीं ओपिनियन दे रहे हो तो चेक करना कि एज एन एक्सपर्ट आपने ओपिनियन ठीक दिया है कि नहीं दिया है, या एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ और गिविंग टैक्स एडवाइस। तो ये सब चीज़ें जो है ये सब चीज़ें पीयर रिव्यू प्रोसेस में कवर नहीं है, राइट। अब आती है पीयर रिव्यू रिपोर्ट की बात। तो पीयर रिव्यू रिपोर्ट का हम आगे कवर करेंगे, बट जो एक पीयर रिव्यू रिपोर्ट में बोला गया है कि एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होती है और एक पीयर रिव्यू रिपोर्ट होती है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को बोलते हैं कि ठीक है, एक स्टार्टिंग की रिपोर्ट होती है जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को दी जाती है, जो मैनेजमेंट को दी जाती है, जिनके साथ डिस्कस करके जब कोई डिस्कशन की बात रहती है, देखो यूँ तो जब कुछ डिस्कशन नहीं बचता है तो हम तो डायरेक्ट पीयर रिव्यू रिपोर्ट, जिसको हम फाइनल रिपोर्ट भी बोलते हैं, वो दे सकते हैं। पर जब हमको लगता है कि कुछ क्लैरिफिकेशन नीडेड है या कुछ मैटर पे डिस्कशन चाहिए तो हम पीयर रिव्यू रिपोर्ट के थ्रू उनको बताते हैं। देन उनके कंसीडरेशन और रिप्रेजेंटेशन आते हैं, देन उस पर डिस्कशन होता है। अगर सेटिस्फैक्शन हो गए तो सेटिस्फैक्शन हो जाता है तो हम फाइनल रिपोर्ट देते हैं। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं भी है तो भी हम फाइनल रिपोर्ट देंगे, बट फाइनल रिपोर्ट के साथ साथ फिर उसमें हम कुछ चीज़ें ऐड ऑन में देते हैं, तो वो हम जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, हमने पीयर रिव्यू की जनरल मीनिंग पढ़ा, हमने चार्ट पढ़ा, देन हमने टेक्निकल मीनिंग पढ़ा, देन हमने पीयर रिव्यू का प्रोसेस पढ़ा, एंड देन पीयर रिव्यू रिपोर्ट के बारे में कुछ बातें करें। अब ऑब्जेक्टिव, तो अगर हम सेकंड देखें पॉइंट, तो हमारे सेकंड इंडेक्स में था ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू क्या है, तो अब ये पीएम में क्वेश्चन 7 है, नवंबर 18 है। सिंपल सी बात है कि पीएम अगर 2-3 जगह कहीं आ गया है तो फिर मैंने आगे अगर कहीं आया हो तो मैंने उसको इलेबोरेट नहीं करा है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन भी पीएम में था और इस पर भी क्वेश्चन थे। अब ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू इज टू इंश्योर डेट। अब ऑब्जेक्टिव क्या है पीयर रिव्यू का, कि ये इंश्योर करना कि वाइल प्रोवाइडिंग एश्योरेंस इंगेजमेंट सर्विसेज, कि जब प्रैक्टिस यूनिट अपनी एश्योरेंस इंगेजमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, मेंटेन कर रहा है कि नहीं। क्या कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, वो पैट स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रहा है कि नहीं जो इशूड है बाय काउंसिल। तो पैट स्टैंडर्ड कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं जो काउंसिल ने इशू करे हैं। पैट स्टैंडर्ड मतलब प्रोफेशनल, एथिकल और टेक्निकल स्टैंडर्ड। और फिर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स का कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और रही बात मेंटेन की, कि प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसीजर मेंटेन है कि नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है। मीन्स हमें प्रैक्टिस यूनिट को जब वो एश्योरेंस इंगेजमेंट सर्विस देता है तो उसको कंप्लाई करना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। कंप्लाई करना पड़ता है पैट स्टैंडर्ड्स को, कंप्लाई करना पड़ता है रेगुलेटरी मैकेनिज्म को, फिर मेंटेन करना पड़ता है प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसीजर को, मेंटेन करना पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर को। ये सब चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है काय के लिए, फॉर डिलीवरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड एडवाइज देम। ये तो चेक करते ही करते हैं कि कंप्लाई कर रहे कि नहीं, और मेंटेन कर रहे कि नहीं, प्लस एडवाइज देम फॉर मेंटेनिंग और इन्हेंसिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस, और एडवाइस देना, एडवाइजिंग देम फॉर मेंटेनिंग एंड इन्हेंसिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। तो एडवाइस देना फॉर मेंटेनिंग एंड इन्हेंसिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस मीन्स अगर हमको कुछ लैक्यूना लगे, कोई डिफॉल्ट लगे, तो हम उसको एडवाइस भी करेंगे कि हाउ टू मेंटेन और इन्हेंस दी क्वालिटी ऑफ सर्विस। फर्दर ये हमने पढ़ा, एंड फर्दर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट डेफिशिएंसी फाइंड आउट करना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। इन्हेंस और मेंटेन करना और इन्हेंस करना क्वालिटी ऑफ सर्विस, वो मेन पर्पस होता है पीयर रिव्यू का। तो डेफिशिएंसीज फाइंड आउट होती है, बट ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि डेफिशिएंसीज फाइंड आउट करें। वो डेफिशिएंसी इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं ताकि आप सब्सटेंस में जाओ कि फॉर मेंटेनिंग और इन्हेंसिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस।
reviewer is not going to sit on the judgment of practice unit but only evaluate procedure opted for delivering assurance services. Reviewer is not going to sit on judgment. Reviewer जो है वो practice unit के judgment पे नहीं जाएगा, वो ये चेक नहीं करेगा कि judgment क्या लिया है, वो तो बस ये देखेगा कि प्रॉपर एडिक्वेट प्रोसीजर ऑप्ट करते हो कि नहीं करते हो फॉर वाइल डिलीवरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस, फॉर डिलीवरिंग एश्योरेंस सर्विसेज। तो प्रॉपर प्रोसीजर ऑप्ट करते हो कि नहीं करते हो फॉर डिलीवरिंग एश्योरेंस सर्विसेज। अब पीयर रिव्यूअर रिकमेंड मेजर टू इम्प्रूव द प्रोसीजर ऑप्टेड फॉर रेंडरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। तो पीयर रिव्यूअर जो होता है, हमने ये क्या पढ़ा कि पीयर रिव्यूअर इनफैक्ट रिकमेंड भी करता है मेजर्स। तो वो कंप्लाई चेक तो करता है कि कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेंटेन हो रहा है कि हो रहा है, प्लस वो रेकमेंड भी करता है मेजर, वो रेकमेंड भी करता है मेजर टू इम्प्रूव द प्रोसीजर ऑप्टेड फॉर रेंडरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस। वो रेकमेंड करता है मेजर टू इम्प्रूव प्रोसीजर ऑप्टेड फॉर रेंडरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो बाकायदा वो रेकमेंड भी करता है पर्टिकुलर मेजर जिस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हो, इम्प्रूव द प्रोसीजर ऑप्टेड फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस, किस तरीके से आप सिस्टम एंड प्रोसीजर को इम्प्रूव कर सकते हो और क्वालिटी ऑफ सर्विस को बढ़ा सकते हो। तो पीयर रिव्यू ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट आइसोलेटेड केसेस। उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि वो आइसोलेटेड केसेस फाइंड आउट करे, बट टू फाइंड आउट वीकनेस डेटा परवेसिव एंड क्रॉनिक इन नेचर। तो वो वीकनेस फाइंड आउट करता है जो परवेसिव इन नेचर है और क्रॉनिक इन नेचर है। तो फिर अपनी बात आती है कि हमने क्या पढ़ा है, हमने ऑब्जेक्टिव में बाकायदा पढ़ा है कि कंप्लाई करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है फॉर डिलीवरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस, और रिकमेंड भी करता है मेजर किस तरीके से आप इन्हेंस कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो क्वालिटी ऑफ सर्विस को, और इसका डिफेक्ट फाइंड आउट करने का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। ये तो मेंटेन और इन्हेंस करना क्वालिटी ऑफ सर्विस, और वो ना तो जजमेंट को रिव्यू करता है, बस वो इवेल्युएट करता है कि प्रॉपर प्रोसीजर है कि नहीं है फॉर डिलीवरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस, फॉर डिलीवरिंग एश्योरेंस सर्विस, प्रॉपर प्रोसीजर है कि नहीं है। एंड फिर पीयर रिव्यूअर जो है वो रिकमेंड करता है मेजर टू इम्प्रूव द प्रोसीजर ऑप्टेड फॉर रेंडरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो पीयर रिव्यूअर जो है वो रिकमेंड करता है मेजर, वो रिकमेंड भी करता है मेजर। फिर हमने पढ़ा है कि वो आइसोलेटेड केसेस पे नहीं जाता है, वो फेलियर्स पे जाता है जो परवेसिव है, और वो वीकनेस पे जाता है जो परवेसिव एंड क्रॉनिक इन नेचर है। फिर आती है बात स्कोप। तो द स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू लेज डाउन द स्कोप ऑफ रिव्यू। तो इस तरीके से हमने जो 2 पॉइंट पढ़े हैं, अब तीसरा पॉइंट आता है स्कोप का। तो स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू ने जो है ले डाउन करे हैं स्कोप। तो पीयर रिव्यू बोर्ड जो है, पीयर रिव्यू बोर्ड ने जो प्रैक्टिस यूनिट विच वॉज सिलेक्टेड, अब देखो इधर पीयू की बात करके रखी है, तो पीयू मतलब होता है अपना प्रैक्टिस यूनिट। तो पीयर रिव्यू बोर्ड ने जब प्रैक्टिस यूनिट सिलेक्ट करके रखी है, उसके एश्योरेंस इंगेजमेंट रिकॉर्ड को ये पीयर रिव्यूअर जो है वो रिव्यू करता है। ठीक है, वो पीयर रिव्यू करता है तो उसका स्कोप होता है, हर रिव्यू का एक स्कोप होता है, स्कोप लेड डाउन इन स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू। अब रिव्यू में क्या क्या कवर है, ठीक है, अब रिव्यू में क्या क्या कवर है, तो जो कवर है हमको ये देखना है कंप्लायंस, क्या पैट स्टैंडर्ड का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर काउंसिल गाइडलाइंस का कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो आर्टिकल असिस्टेंट के लिए इशू करे गए हैं, जो मेंबर के लिए इशू करे गए हैं। तो पैट स्टैंडर्ड का कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काउंसिल गाइडलाइन पैट स्टैंडर्ड के साथ काउंसिल गाइडलाइंस का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। काउंसिल गाइडलाइंस फॉर आर्टिकल असिस्टेंट, तो काउंसिल गाइडलाइन फॉर आर्टिकल असिस्टेंट और काउंसिल गाइडलाइन फॉर मेंबर्स, तो ये कंप्लायंस हो गया। फिर हो गया अदर में क्या क्या चीज़ें कवर है, अदर में ये चीज़ें कवर है कि क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग है कि नहीं है, प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसीजर ऑप्ट है कि नहीं है, एडिक्वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है कि नहीं, एडिक्वेट अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। तो इसको अगर हम चार्ट फॉर्म में देखें तो देखो प्रॉपर रिपोर्टिंग इंटरप्राइज, देखो हर इंटरप्राइज में एक टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। तो प्रॉपर क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग है कि नहीं है, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर अप्लाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इन सब के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि नहीं है, एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ें होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है ये सब चीज़ें। तो हमको यही देखना पड़ता है कि प्रॉपर जो है क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग है कि नहीं है, सिस्टम एंड प्रोसीजर अप्लाइड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि नहीं है, और एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है। तो पैट स्टैंडर्ड्स, काउंसिल गाइडलाइंस की हमने बात करी, और
इन सब चीज़ों की बात करी। अब आती है बात कि हमने इसके पहले पढ़ा था कि पैट स्टैंडर्ड और रेगुलेटरी मैकेनिज्म को कंप्लाई करना पड़ता है, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब इधर हम अगर ऑब्जेक्टिव है तो स्कोप, और इधर स्कोप की बात कर रहे थे, तो स्कोप में और काउंसिल गाइडलाइंस को रेगुलेटरी मैकेनिज्म ही है ये भी, बट इसको टू बी स्पेसिफिक और ज़्यादा अच्छे से बोल लिया कि काउंसिल गाइडलाइंस इशूड फॉर आर्टिकल असिस्टेंट और फॉर मेंबर्स, तो ये फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, ये भी हमको चीज़ें देखनी पड़ती है। फिर आती है बात पैट स्टैंडर्ड्स की, ठीक है। तो पैट स्टैंडर्ड्स की बात आती है, और पैट स्टैंडर्ड पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि अभी तक हमने बात करी है कि वो चेक करता है कि पैट स्टैंडर्ड कंप्लाई हुए कि नहीं हुए हैं, और पैट मतलब प्रोफेशनल एथिकल और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो है वो कंप्लायंस हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो पैट स्टैंडर्ड की बात करें तो जो पैट स्टैंडर्ड में क्या क्या कवर है, तो पैट स्टैंडर्ड को 4 पार्ट में बांट के रखा है। सबसे पहले ICAI ने इशू करके रखे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंगेजमेंट कंट्रोल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड, जिसको हम एसिस बोलते हैं, और उसके अलावा स्टेट स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड, इंगेजमेंट स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये ICAI ने इशू करे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद तफरा जो है इसको नोटिफाई करता है। तो इस तरीके से जो है हमको ये कंप्लाई करना पड़ता है। कुछ पैट स्टैंडर्ड में, दूसरे पैट स्टैंडर्ड ये है जो हम जनरल चीज़ें समझते हैं, जैसे स्टेटमेंट, डायरेक्शंस, गाइडलाइंस, नोटिफिकेशंस जो है, गाइडेंस नोट है, तो गाइडेंस नोट स्टैंडर्ड्स पे, गाइडेंस नोट रिलेटेड सर्विसेज पे सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो जैसे स्टेटमेंट है SQC1, तो स्टेटमेंट में क्वालिटी कंट्रोल है, कुछ अदर स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं। गाइडेंस नोट हर स्टेटमेंट, हर स्टैंडर्ड्स और रिलेटेड सर्विसेज पे गाइडेंस नोट है, वो देखना पड़ता है। नोटिफिकेशंस, प्रोनाउंसमेंट, डायरेक्शंस, तो नोटिफिकेशन, प्रोनाउंसमेंट, डायरेक्शंस वो हमको कंप्लाई करने पड़ते हैं। फिर फ्रेमवर्क इशू करके रखते हैं। तो जैसे कि जिस तरीके से गाइडेंस नोट इशू होता है वैसे फ्रेमवर्क इशू होता है। तो फ्रेमवर्क फॉर इंगेजमेंट कंट्रोल क्वालिटी स्टैंडर्ड, तो फ्रेमवर्क फॉर SAE, SQC, इसके फ्रेमवर्क है। कुछ फ्रेमवर्क है फ्रेमवर्क ऑफ स्टेटमेंट, तो फ्रेमवर्क ऑफ SAEs एंड SQC, फ्रेमवर्क ऑफ स्टेटमेंट, फ्रेमवर्क ऑन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है। और फिर प्रोविजंस ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट एंड रेलेवेंट रेगुलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक इंगेजमेंट, स्पेसिफिक इंगेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो स्पेसिफिक इंगेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो प्रोविजंस ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट एंड रेलेवेंट रेगुलेशन, तो रेलेवेंट स्टैट्यूट के प्रोविजंस और रेलेवेंट रेगुलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक इंगेजमेंट। जैसे बैंक ऑडिट है तो हमको पर्टिकुलर रेलेवेंट स्टैट्यूट और उसके रेलेवेंट रेगुलेशन को कंप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या पढ़ा है पैट स्टैंडर्ड में, फटाफट देखें तो ICAI ने जो इशू करे हैं स्टैंडर्ड, और फिर कुछ जनरल चीज़ें, गाइडेंस नोट ऑन स्टैंडर्ड और रिलेटेड सर्विस, प्रोनाउंसमेंट, ये सब चीज़ें। फिर फ्रेमवर्क की बात करी थी, फ्रेमवर्क ऑन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रेमवर्क ऑन स्टेटमेंट, और फ्रेमवर्क है SS पे, SCs पे और SQC पे, और प्रोविजंस है रिलेवेंट स्टैट्यूट पे, तो प्रोविजंस ऑफ रिलेवेंट स्टैट्यूट एंड रिलेवेंट रेगुलेशन, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब आती बात 5 जनरल कंट्रोल की। तो 5 जनरल कंट्रोल, इस पे क्वेश्चन था PM में, क्वेश्चन नंबर 3 मीन्स ये बोला गया है कि जब आप एश्योरेंस इंगेजमेंट को सिलेक्ट करते हो, तो एश्योरेंस इंगेजमेंट सिलेक्ट करने से पहले आप 5 जनरल कंट्रोल चेक करते हो। तो ये 5 जनरल कंट्रोल है क्या जिसे हम चेक करते हैं। तो 5 जनरल कंट्रोल ये है कि बिफोर रिव्यूइंग एंड सिलेक्टिंग एश्योरेंस इंगेजमेंट, जब हम बिफोर रिव्यूइंग एंड सिलेक्टिंग, हम एश्योरेंस इंगेजमेंट को रिव्यू करने से पहले, सिलेक्ट करने से पहले चेक करते हैं, तो बिफोर रिव्यूइंग एंड सिलेक्टिंग एश्योरेंस इंगेजमेंट रिकॉर्ड, रिव्यूअर जो है उसको कंप्लायंस रिव्यू करना पड़ता है। कंप्लायंस रिव्यू ऑफ 5 जनरल कंट्रोल, तो कंप्लायंस रिव्यू करना पड़ता है 5 जनरल कंट्रोल का, देखना पड़ता है कि ये प्रॉपर चल रहा है, वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो जैसे कि इसमें इंडिपेंडेंस आ गया, मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्टैंडर्ड्स आ गया, आउटसाइड कंसल्टेशन है, स्टाफ सुपरविजन एंड डेवलपमेंट है, और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो क्या है, सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद हमको ये देखना पड़ता है मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्टैंडर्ड, फिर है आउटसाइड कंसल्टेशन और स्टाफ सुपरविजन एंड डेवलपमेंट एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। O से आउटसाइड कंसल्टेशन, M से मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्टैंडर्ड, A से है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, IN से है इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके से जो है हमने
हमने पर्टिकुलर चीज़ें समझी थी कि 5 जनरल कंट्रोल चेक करना पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हमको रिव्यू एंड इवेल्युएट डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन देम। ये 5 जनरल कंट्रोल का जब हम कंप्लायंस रिव्यू करते हैं उसके बाद हम रिव्यू एंड इवेल्युएट करते हैं। तो हम क्या करते हैं उसके बाद हम रिव्यू एंड इवेल्युएट करते हैं डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन देम। तो क्या डिग्री ऑफ रिलायंस है टू बी प्लेस्ड ऑन देम, कितना हम डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन देम हम इसको इवेल्युएट करते हैं कि कंप्लायंस रिव्यू करने के बाद हम इस पर कितना भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि हम जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ रिलायंस प्लेस करेंगे उतने ही कम अटेस्टेशन सर्विस इंगेजमेंट हमको चूज़ करने पड़ेंगे ताकि हमारा पीयर रिव्यू भी अच्छे से हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमको एक डिग्री ऑफ रिलायंस टू प्लेस करना होगा। तो जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ रिलायंस हम प्लेस करेंगे उतना ही कम जो है हमारे नंबर ऑफ अटेस्टेशन इंगेजमेंट सर्विस के हम सिलेक्शंस करेंगे। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि व्हाइल रिव्यूइंग इंडिपेंडेंस व्हाट इज़ द चेकलिस्ट। आप इंडिपेंडेंस को कैसे रिव्यू करते हो? जब आप कंप्लायंस रिव्यू करते हो तो जब आप इंडिपेंडेंस को चेक करते हो तो आपकी चेकलिस्ट क्या है? तो हमारी चेकलिस्ट में हमको ये पर्टिकुलर 2 चीज़ें देखनी पड़ती है। तो पहली चीज़ थोड़ी सी इलैबोरेटिव है। क्या क्या चीज़ें हम चेक करते हैं? जिसे बोला के रखा है कि प्रैक्टिस देखना पड़ता है कि प्रैक्टिस यूनिट के पास पर्टिकुलर पॉलिसी है कि नहीं है फॉर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ क्लाइंट एंड स्टाफ। तो प्रैक्टिस यूनिट के पास प्रॉपर पॉलिसी है कि नहीं है फॉर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ क्लाइंट एंड स्टाफ। और पॉलिसी है कि नहीं है? अगर नहीं है तो दिक्कत तो है ही है। और कभी पॉलिसी है तो ये देखना है कि कौन है उस पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए रिस्पॉन्सिबल। क्या वो पॉलिसी सबको कम्युनिकेट होती है? क्या उस पॉलिसी पे पर्टिकुलर मॉनिटरिंग है? क्या उस पॉलिसी का लोग कंप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अगर पॉलिसी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़ती है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस पॉलिसी का। फिर हमको ये देखना पड़ता है कि कम्युनिकेट हुई है कि नहीं हुई है, सच टाइप ऑफ पॉलिसी कम्युनिकेट हुई है कि नहीं हुई है, कम्युनिकेट के बाद कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और पर्टिकुलर मॉनिटरिंग है कि नहीं है उस पॉलिसी पे। फिर जो प्रैक्टिस यूनिट है उसको पीरियोडिकली रिव्यू करना पड़ता है अपने क्लाइंट के साथ एसोसिएशन, और चेक करना पड़ता है कि इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस है कि नहीं है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर चेकलिस्ट है। तो देखना पड़ता है कि भैया पॉलिसी है कि नहीं है। पॉलिसी फॉर मेंटेनिंग इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पार्टनर और स्टाफ। अगर पॉलिसी है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, कम्युनिकेट होती है कि नहीं होती है, उसका कंप्लायंस होता है कि नहीं होता है। तो कम्युनिकेट होती है कि नहीं होती है पॉलिसी, कंप्लायंस होता है कि नहीं होता है सच पॉलिसी का। और फिर मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंस। और मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंस जो है हमको ये देखना पड़ता है कि बाकायदा मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि ये कंप्लायंस प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर ये भी चेक करना पड़ता है कि क्या प्रैक्टिस यूनिट जो है टाइम टू टाइम जो है पीरियोडिकली रिव्यू करती है कि नहीं करती है अपने क्लाइंट के साथ एसोसिएशन फॉर इंश्योरिंग इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। अब कलेक्शन ऑफ एविडेंस की बात आई। अब पीयर रिव्यूअर जो है एविडेंस कलेक्ट करेगा। तो एविडेंस कैसे कलेक्ट किए जाते हैं? जब एविडेंस कलेक्ट करे जाते हैं तो उसके 3 सोर्सेस होते हैं, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन और इंक्वायरी। ठीक है, तो किस तरीके से इंस्पेक्शन में क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन में तो विटनेस करते हैं, हम खुद देखते हैं एक प्रोसीजर परफॉर्म बाय द अदर। एग्जाम्पल में जैसे कि हम ऑन साइट रिव्यू करते हैं तो ऑन साइट रिव्यू में हम विटनेस करते हैं कि प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर अडॉप्ट हो रही है कि नहीं हो रही। तो विटनेस करना प्रोसीजर, एग्जामिन करना डॉक्यूमेंट, विटनेस करना प्रोसीजर जो अदर्स ने परफॉर्म करे। इंक्वायरी, और इंक्वायरी क्या है कि इंक्वायरी फ्रॉम द नॉलेजेबल पर्सन ओरिजिनेटेड आफ्टर रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन। और इंक्वायरी से हम एविडेंस को गैदर कर सकते हैं। इंक्वायरी कैसे कि जब क्वेश्चन हमने सेंड करा, क्वेश्चन का रिप्लाई है, क्वेश्चन का रिस्पॉन्स है, उसके बाद हम इंक्वायरी फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन करेंगे। तो विटनेस करेंगे तो इंक्वायरी फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन करेंगे। तो इंक्वायरी फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन, इंस्पेक्शन मतलब एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड, एंड ऑब्जर्वेशन मतलब विटनेसिंग अ प्रोसीजर परफॉर्म बाय द अदर। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? विटनेसिंग अ प्रोसीजर परफॉर्म बाय द अदर। तो विटनेस करना एक पर्टिकुलर प्रोसीजर जो विटनेसिंग अ प्रोसीजर परफॉर्म बाय द अदर। तो जो अदर्स ने प्रोसीजर परफॉर्म करी है उसको विटनेस करना। इस तरीके से जो है हम एविडेंसेस को गैदर कर सकते हैं, जो है तरीका इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन और इंक्वायरी।
अब जो इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन एक मोस्ट सिग्निफिकेंट मेथड है, जो इस पर MCQ आया था कि एक ये मोस्ट सिग्निफिकेंट मेथड होता है, और ऑब्जर्वेशन और इंक्वायरी जो होता है वो एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं। अब दो थ्रू एविडेंस कलेक्शन, जब हम एविडेंस कलेक्शन करते हैं तो पीयर रिव्यू जस्ट वांट टू कंफर्म इफेक्टिव कंट्रोल प्रोसीजर एडॉप्टेड बाय प्रैक्टिस यूनिट। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद एविडेंस कलेक्ट करते हैं, जस्ट वांट टू कंफर्म, हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, जस्ट वांट टू कंफर्म कि क्वालिटी ऑफ कंट्रोल प्रोसीजर है कि नहीं है, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर प्रॉपर्ली है कि नहीं है, सिस्टम एंड प्रोसीजर प्रॉपर है कि नहीं है। और एविडेंस कलेक्शन करने के लिए इंटरनल सोर्स तो होते हैं अपना इंस्पेक्शन, और एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट सोर्स होता है वो ऑब्जर्वेशन और इंक्वायरी होता है, ठीक है। और थ्रू एविडेंस कलेक्शन, थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, थ्रू इवेल्युएटिंग ऑफ एविडेंस, हम जो है उसके बाद कंफर्म करते हैं कि प्रॉपर कंट्रोल प्रोसीजर है कि नहीं है, जो पीयू ने प्रॉपर अडॉप्ट करे हैं। अब स्टेज 1, अब हम बात करेंगे पीयर रिव्यू के रिपोर्टिंग स्टेज की। देखो अभी हमने पीयर रिव्यू के बारे में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भैया पहले जनरल मीनिंग पढ़ा, फिर हमने स्कोप पढ़ा, फिर हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, फिर हमने पर्टिकुलर स्कोप पढ़ा, उसके बाद हमने पैट स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ा था। पैट स्टैंडर्ड के बाद हमने जनरल कंट्रोल को पढ़ा था। जनरल कंट्रोल में हमने समझा था कि इंडिपेंडेंस को चेक करना है तो उसका चेकलिस्ट क्या है, फिर एविडेंसेस कैसे कलेक्ट होते हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं कि पीयर रिव्यू की स्टेजेस क्या है। तो देखो पीयर रिव्यू प्रोसेस को 3 स्टेज में बांट के रखा है। सबसे पहले प्लानिंग स्टेज, फिर 2 स्टेज आती है एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग स्टेज ऑफ पीयर रिव्यू। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लानिंग स्टेज में क्या बोल के रखा है कि पीयर रिव्यू बोर्ड सबसे पहले सिलेक्ट करती है प्रैक्टिस यूनिट। तो या तो पीयर रिव्यू बोर्ड जो है वो प्रैक्टिस यूनिट को सिलेक्ट कर ले, या तो प्रैक्टिस यूनिट खुद ही जाके अप्लाई कर ले पीयर रिव्यू बोर्ड को कि हमारा पीयर रिव्यू करो। अब इसके बाद क्या है कि पीयर रिव्यू बोर्ड को जब सिलेक्ट करती है तो उसके बाद ना प्रैक्टिस यूनिट को एक क्वेश्चन सेंड करती है और 3 पैनल रिव्यूअर सिलेक्ट करती है और भेजती है प्रैक्टिस यूनिट को, उन 3 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। अब अगर सिलेक्ट करा तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर रिजेक्ट करा तो आपको रीज़न बताना पड़ेगा रिजेक्शन का, और आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हो फ्रेश पैनल ऑफ रिव्यूअर का। पर जब आप सिलेक्ट करते हो तो आपको 7 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ता है पीयर रिव्यू बोर्ड को अबाउट द पैनल रिव्यूअर कि हमने क्या सिलेक्ट करा है, और 15 डेज़ के अंदर वो क्वेश्चन को आंसर्स के साथ फीड करते हुए, और प्लस जो आप एश्योरेंस एंगेजमेंट की सर्विसेज दे रहे हो साथ में ऐड करके आप पीयर रिव्यूअर को बताते हो। पीयर रिव्यूअर क्या करता है, उसमें से सैंपल सिलेक्ट करता है। तो पीयर रिव्यूअर क्या करता है, उसमें से सैंपल सिलेक्ट करता है और नोटिफाई करता है सैंपल प्रैक्टिस यूनिट को। तो पीयर रिव्यू बोर्ड ने पहले सिलेक्ट करा, पीयर रिव्यू ने फिर रिस्पॉन्ड करा, और पीयर रिव्यू बोर्ड ने फिर क्वेश्चन के साथ 3 पैनल रिव्यूअर दिए, उसको सिलेक्ट करा या तो रिजेक्ट करा तो फ्रेश पैनल ऑफ रिव्यूअर को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो जो आपने सिलेक्ट करा है। तो 7 दिन में आपको पीयर रिव्यू बोर्ड को बताना पड़ेगा, और क्वेश्चन के साथ पर्टिकुलर आंसर्स और लिस्ट ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो आपको पीयर रिव्यूअर को बताना पड़ेगा। पीयर रिव्यूअर क्या है, इस बेसिस पे पीयर रिव्यूअर एक सैंपल सिलेक्ट करेगा, और सैंपल सिलेक्ट करने के बाद नोटिफाई करेगा सैंपल। अब वो जो नोटिफाई करेगा सैंपल प्रैक्टिस यूनिट को, वो 2 वीक इन एडवांस होगा बिफोर कमेंसमेंट के एटलीस्ट 2 वीक इन एडवांस जो है नोटिफाई करेगा सैंपल। तो नोटिफाई करेगा सैंपल एटलीस्ट 2 वीक इन एडवांस बिफोर कमेंसमेंट। ये नोटिफाई करे सैंपल, इसको हम रिव्यू करेंगे। अब एग्जीक्यूशन स्टेज एंड रिपोर्टिंग स्टेज, पर एग्जीक्यूशन स्टेज और रिपोर्टिंग स्टेज की बात करें तो बहुत इजी स्टेप है, ठीक है, ये भी बहुत इजी स्टेप है कि किस तरीके से हम एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले इनिशियल मीटिंग होगी प्रैक्टिस यूनिट की और रिव्यूअर की। जब इनिशियल मीटिंग होती है प्रैक्टिस यूनिट और रिव्यूअर की, उसके बाद इनिशियल मीटिंग के बाद कंप्लायंस रिव्यू होता है। कंप्लायंस रिव्यू के बाद रिव्यू ऑफ इंगेजमेंट रिकॉर्ड होते हैं। तो पहले इनिशियल मीटिंग हुई प्रैक्टिस यूनिट की और पीयर रिव्यूअर की, उसके बाद एक कंप्लायंस रिव्यू हुआ जिसमें 5 जनरल कंट्रोल का कंप्लायंस रिव्यू होता है। कंप्लायंस रिव्यू के बाद रिव्यू ऑफ इंगेजमेंट रिकॉर्ड, हम फिर रिव्यू करते हैं इंगेजमेंट रिकॉर्ड का, जो हम बोल सकते हैं ऑन साइट रिव्यू करते हैं। तो जब हम रिव्यू करते हैं तो हम कंप्लायंस प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। कंप्लायंस प्रोसीजर में चेक करते हैं कि जो है इफ़िशियंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल है कि नहीं है, और सब्सटैंटिव प्रोसीजर करते हैं।
और जब हमने कंप्लायंस रिव्यू करा, फिर हमने इंगेजमेंट रिकॉर्ड को सिलेक्ट करे और सिलेक्ट करके उसको रिव्यू करा, प्रोसीजर्स लगाए, और अगर हम सेटिस्फाइड है कि सिस्टम एंड प्रोसीजर प्रॉपर्ली अडॉप्टेड है, सेटिस्फाइड है, तो फाइनल रिपोर्ट चली जाएगी पीयर रिव्यू बोर्ड को। पर अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब हमको लगा कि सिस्टम एंड प्रोसीजर में कुछ डेफिशिएंसीज है, हमको लगा कुछ नॉन कंप्लायंसेस है, तो हमको लगा सिस्टम एंड प्रोसीजर में कुछ डेफिशिएंसी है, हमको लगा कुछ नॉन कंप्लायंसेस है और किसी चीज़ पे क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो उस केस में क्या, तो जब हमको लगता है कि डेफिशिएंसी है सिस्टम एंड प्रोसीजर में या कुछ नॉन कंप्लायंसेस है, ठीक है, तो क्या लगा हमको कि कोई डेफिशिएंसी है सिस्टम एंड प्रोसीजर में, पर्टिकुलर सिस्टम एंड प्रोसीजर में कोई डेफिशिएंसी है या नॉन कंप्लायंस ऑफ पैट स्टैंडर्ड है, या हमको कुछ चीज़ पे क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देते हैं क्लाइंट को, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस यूनिट। वो अपना रिप्लाई देता है, तो अपना रिप्रेजेंटेशन देता है 15 दिन के अंदर अंदर। रिप्रेजेंटेशन देने के बाद अगर रिव्यूअर सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है, फाइनल रिपोर्ट दे देगा वो पीयर रिव्यू बोर्ड को। पर रिव्यूअर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो क्या क्या चीज़ें देगा पीयर रिव्यू बोर्ड को, वो देगा पर्टिकुलर, वो क्या क्या देगा, एक तो फाइनल रिपोर्ट देगा ही देगा, प्लस जो उसने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी, प्लस उसका जो रिप्लाई ऑब्जर्वेशन आया, उसके बाद जो डिससेटिस्फैक्शन उसको रहा, तो रीजंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन सब करके एक मॉडिफाइड रिपोर्ट जाएगी पीयर रिव्यू बोर्ड को। अब पीयर रिव्यू बोर्ड को जब मॉडिफाइड रिपोर्ट जाएगी तो उसके बाद पीयर रिव्यू बोर्ड जो है फॉलो ऑन ऑडिट का ऑर्डर देगा विद इन 6 मंथ और 1 ईयर कि इसका फॉलो ऑन ऑडिट करो। तो 6 महीने से 1 साल में इसका फॉलो ऑन ऑडिट का पीयर रिव्यू बोर्ड फिर ऑर्डर कर देता है, तो फॉलो ऑन ऑडिट करो विद इन 6 मंथ टू 1 ईयर। तो 6 महीने से 1 साल के बीच में जो है इसका फॉलो ऑन ऑडिट आप कर लो। फिर हमने बात करी है स्टेप वाइज अप्रोच अडॉप्टेड बाय पीयर रिव्यूअर। इसके पहले जो था वो पर्टिकुलर अप्रोचेस थी, ये अप्रोचेस भी दे के रखी थी, क्वेश्चंस में आया गया था। अब ये है स्टेप वाइज अप्रोच टू बी अडॉप्टेड बाय पीयर रिव्यूअर। जो स्टेप वाइज अप्रोच अडॉप्टेड बाय पीयर रिव्यूअर है, ये बाकायदा इसकी पर्टिकुलर कुछ स्टेप्स है जो हमको स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है, पीयर रिव्यूअर को अडॉप्ट करनी पड़ती है। सबसे पहले गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंगेजमेंट लेटर, तो ये 5 स्टेप है, ठीक है। तो 5 स्टेप में पहली स्टेप क्या होती है, पहली स्टेप होती है कि पहले इंगेजमेंट लेटर की अंडरस्टैंडिंग लो। जो पर्टिकुलर इंगेजमेंट लेटर है उस इंगेजमेंट लेटर की आप लो अंडरस्टैंडिंग, तो आप उस इंगेजमेंट लेटर की अंडरस्टैंडिंग लो। तो इंगेजमेंट लेटर की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद हमने, क्योंकि इंगेजमेंट लेटर की अंडरस्टैंडिंग लेंगे हम, उसके हिसाब से फिर प्लान करेंगे रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कि किस तरीके से हमको कितना डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना है। तो इंगेजमेंट लेटर की अंडरस्टैंडिंग ली, प्लान करा रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, फिर सिलेक्ट करें, क्योंकि हमको स्कोप पता चल गया तो हमने सिलेक्ट करे एश्योरेंस इंगेजमेंट रिकॉर्ड। अब जब हम सिलेक्ट करते हैं एश्योरेंस इंगेजमेंट रिकॉर्ड को, तो सबसे पहले हम क्वेश्चनआयर भेजते हैं, क्वेश्चनआयर का रिप्लाई आता है, और आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ रिप्लाई को इवेल्युएट करने के बाद और डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करने के बाद, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हमने रिव्यू करा, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू का प्लान किया, क्योंकि हमको इंगेजमेंट लेटर से अंडरस्टैंडिंग मिली, तो हमने करा फिर रिव्यू करा डॉक्यूमेंटेशन का, कि हमको प्लानिंग करी हमने कि किस तरीके से हम डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू करेंगे। उसके रिस्पेक्ट में फिर हमने क्वेश्चनआयर इशू करा, उसका रिप्लाई आया, फिर हमने सिलेक्ट करा एश्योरेंस इंगेजमेंट रिकॉर्ड, और फिर हमने एग्जामिन करा एश्योरेंस इंगेजमेंट रिकॉर्ड को सिलेक्ट करके हमने एग्जामिन करा कि भैया कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, मेंटेन हो रहा है कि नहीं। तो कंप्लाई हो रहा है कि नहीं पैट स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, मेंटेन हो रहे कि नहीं हो रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन, एश्योरेंस इंगेजमेंट रिकॉर्ड, प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसीजर जो है वो मेंटेन हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। और ये इसके लिए हम बाकायदा कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाते हैं और रिकॉर्ड को रिव्यू करते हैं। फिर रिकॉर्ड कंसीडर द फॉलोइंग, तो रिकॉर्ड में क्या क्या कंसीडर होता है, ठीक है। तो अब रिकॉर्ड कंसीडर रिव्यूअर कंसीडर फॉलोइंग, तो जब कंप्लायंस और सब्सटैंशियल प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं तब रिव्यूअर को क्या क्या चीज़ें कंसीडर करता है। तो रिव्यूअर जो है वो पर्टिकुलर ये चीज़ें कंसीडर करता है कि सबसे पहले यूज़ ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, क्या प्रोफेशनल जजमेंट का यूज़ हुआ है। ये नहीं देखेगा कि प्रोफेशनल जजमेंट क्या करा है, पर वो देखेगा क्या वेदर जो है प्रोफेशनल जजमेंट का यूज़ हुआ है। सेकंड, क्या सिग्निफिकेंट डिसीजंस लिए गए हैं और प्रैक्टिस यूनिट विद रिस्पेक्ट टू इंगेजमेंट। तो सबसे पहले वो डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा, ठीक है। तो रिव्यूअर क्या कंसीडर करेगा, वो कंसीडर करेगा डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा। डॉक्यूमेंटेशन में क्या चेक करेगा कि क्या प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो यूज़ होता है कि नहीं होता है।
प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ होते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन में वो चेक करेगा। फिर वो चेक करेगा कि भैया जो सिग्निफिकेंट डिसीजंस है विद रिस्पेक्ट टू इंगेजमेंट वो डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं है। जो उसको सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए हैं तो उसको रिजॉल्व करता है कि नहीं करता है। तो सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए हैं तो उसको कंसीडर करना, फिर रिजॉल्व करना और उसको फिर डॉक्यूमेंट करना। तो कंसीडर करा, रिजॉल्व करा, फिर डॉक्यूमेंट करा, तो वो करता है कि नहीं करता है। और बाकी जो भी कंक्लूजन वो ड्रॉ करता है तो कंक्लूजन सपोर्टेड बाय द एविडेंस होते हैं कि नहीं होते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं कि प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करता है कि नहीं करता है। सिग्निफिकेंट डिसीजंस जो है, सिग्निफिकेंट डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू इंगेजमेंट जो है, सिग्निफिकेंट डिसीजंस जो है उसको डॉक्यूमेंट करता है कि नहीं करता है। रिजोल्यूशन ऑफ मैटर को कुछ सिग्निफिकेंट मैटर अराइज होते हैं तो उसको कंसीडर, रिजॉल्व और डॉक्यूमेंट करता है कि नहीं करता है। फिर उसके बाद बात आती है कि कुछ एविडेंस जो कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं, एविडेंस जो कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एविडेंस है कि नहीं जो कंक्लूजन को सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से हमने स्टेप वाइज अप्रोच पढ़ी। स्टेप वाइज अप्रोच में क्या है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेना डॉक्यूमेंटेशन का, अंडरस्टैंडिंग लेना इंगेजमेंट लेटर का, ताकि हम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन को प्लान करें। क्वेश्चन आए भेजते हैं, रिप्लाई आता है, उसके बाद हम करते हैं सिलेक्ट एश्योरेंस इंगेजमेंट रिकॉर्ड। फिर हम कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा के चेक करते हैं कि कंप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है और मेंटेन हुए कि नहीं हुए हैं। ये सब चीज़ें करने के बाद हम फिर ये भी कंसिडर करते हैं प्रोसीजर अडॉप्ट करने के दौरान कि जो है सिग्निफिकेंट डिसीजन जब लिए जाते हैं तो सिग्निफिकेंट डिसीजन को डॉक्यूमेंट करते हैं कि नहीं करते। प्रोफेशनल जजमेंट अगर यूज़ करें तो डॉक्यूमेंट करते हैं कि नहीं करते। सिग्निफिकेंट मैटर कुछ आते हैं सिग्निफिकेंट मैटर तो उसको कंसिडर, रिजॉल्व एंड डॉक्यूमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर फोर्थ आता है पॉइंट कि इवेल्युएट करते हैं कि नहीं करते। इवेल्युएट एंड जो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं तो कंक्लूजन जो है सपोर्ट बाय दी एविडेंस होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर आप बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पीयर रिव्यूअर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें मई 19 में क्वेश्चन आया था। इसके पहले जो स्टेप वाइज अप्रोच है उसको भी आरटीपी में नवंबर 18 मई 19 आरटीपी नवंबर 18 ये ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस में क्वेश्चन आए थे। तो जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें पीयर रिव्यूअर का कि पीयर रिव्यूअर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो सबसे पहले उसको सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सीए इन प्रैक्टिस 10 साल पुराना सीए इन प्रैक्टिस 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीए इन प्रैक्टिस में। फिर वो 2 डिक्लेरेशन फर्निश करेगा, डिक्लेरेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कि मैं एज अ पीयर रिव्यूअर वो पर्टिकुलर एक्सेप्ट कर रहा हूँ पोजीशन, और फिर डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कि जो भी इंफॉर्मेशन एक्वायर करेगा प्रैक्टिस यूनिट में वो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन और उसके वो सारे रिकॉर्ड्स को कॉन्फिडेंशियल रखेगा। तो डिक्लेरेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, और साथ में ये भी बताएगा कि वो अंडरगोन हो चुका है ट्रेनिंग से एज प्रिस्क्राइब, कि जो भी प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग थी पीयर रिव्यूअर को जो भी ट्रेनिंग लगती है वो उस ट्रेनिंग से गो थ्रू हो चुका है एज प्रिस्क्राइब्ड। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और क्या आता है, कंडक्ट ऑडिट ऑफ लेवल 1 एंटिटी ऑफ 7 ईयर्स। तो उसने बाकायदा जो है लेवल 1 एंटिटी का ऑडिट करा है फॉर 7 ईयर्स। तो 10 साल का एक्सपीरियंस है और 10 साल के एक्सपीरियंस में उसने लेवल 1 एंटिटी का ऑडिट करा है फॉर 7 ईयर्स। द कंडक्ट ऑडिट ऑफ लेवल 1 एंटिटी फॉर 7 ईयर्स। फिर नो डिसिप्लिनरी, फिर और तीसरी पॉइंट ये है कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उसके पास पेंडिंग नहीं है, कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स नहीं है उसके ऊपर, वो गिल्टी फाउंड नहीं हुआ है बाय काउंसिल, बोर्ड या कमिटी, या ना तो वो कन्विक्टेड हुआ है बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, और देयर इज नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन प्रैक्टिस यूनिट पार्टनर और बिटवीन पर्सनल। तो कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो ये भी चीज़ें देखना जरूरी है। तो हमने क्या देखा कि भैया 10 साल पुराना एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसको डिक्लेरेशन फर्निश करता है, डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस, डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर उसके बाद उसको लेवल 1 एंटिटी में एटलीस्ट उसने 7 साल जो है ऑडिट करा हो, तो कंडक्ट ऑडिट ऑफ लेवल 1 एंटिटी फॉर 7 ईयर्स। फिर अपन ने बात करी थी डिसिप्लिनरी एक्शन की। तो डिसिप्लिनरी एक्शन या पेंडिंग प्रोसीडिंग्स जो है, तो डिसिप्लिनरी एक्शंस और पेंडिंग प्रोसीडिंग्स जो है उसके ऊपर नहीं है। सेकंड, गिल्टी नहीं है बाय काउंसिल, बोर्ड या कमेटी, उसके थ्रू गिल्टी नहीं है। उसके बाद बात आती है
कि कन्विक्टेड बाय नहीं है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, तो कन्विक्टेड बाय कोर्ट नहीं है, फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो गिल्टी नहीं है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट नहीं है, कोर्ट इंडिया का हो या आउटसाइड इंडिया का हो, फॉरेन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, और कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो भी पीयर रिव्यूअर के जो है रिव्यू करने में वो रिव्यू प्रॉपर भी नहीं हो पाएगा, और जो रिव्यू है वो रिव्यू एक क्वालिटी ऑफ सर्विस भी नहीं रहेगी, प्रॉपर रिव्यू भी नहीं होगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इंडिपेंडेंसी उसकी अफेक्ट हो जाएगी। अब ही शुड नॉट एक्सेप्ट प्रोफेशन असाइनमेंट फ्रॉम प्रैक्टिस यूनिट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अब जब उसका अपॉइंट करा है एज अ पीयर रिव्यू, तो पीयर रिव्यू होने के बाद वो 2 साल तक असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद जो है ही शुड नॉट एक्सेप्ट प्रोफेशनल असाइनमेंट फ्रॉम प्रैक्टिस यूनिट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। एक बार उसको अपॉइंट किया एज अ पीयर रिव्यूअर, अब पीयर रिव्यूअर उसको अपॉइंट करने के बाद 2 साल तक जो है वो 2 साल तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा? 2 साल तक वो अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब 2 साल तक का कूलिंग पीरियड है। तो हमने 10 साल पढ़ा, एक्सपीरियंस 10 साल का, ऑडिट का है लेवल 1 एंटिटी का 7 साल तक, और फिर जो है 2 साल का कूलिंग पीरियड, जो हमने बातें करी कि 2 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा पीयर रिव्यू अपॉइंटेड होने के बाद। आप 2 साल तक उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस यूनिट में जो है आप प्रोफेशनल असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब बात आती है आखिरी पेज की, जो बोलता है सबसे पहले बात आती है इनहेरेंट लिमिटेशन की और स्कोप ऑफ क्वालिटी रिव्यू की। अगर हम बात करें इनहेरेंट लिमिटेशन की, तो देखो हर ऑडिट में इनहेरेंट लिमिटेशन होते हैं, तो वैसे पीयर रिव्यू में भी इनहेरेंट लिमिटेशन होते हैं, और जिसमें नवंबर 18 में क्वेश्चन आया था। इनहेरेंट लिमिटेशन होते हैं, देखो सिंपल सी बात है, पीयर रिव्यूअर का काम होता है वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना, बट मेन ऑब्जेक्टिव वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना नहीं होता है, जबकि मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस इन्हेंस करने का। पर जो है बात कि वीकनेसेस भी सारे नहीं पता कर पाएंगे ना, वीकनेसेस सारे थोड़ी ना पता कर पाएंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ सिलेक्टिव टेस्ट, क्योंकि वो सिलेक्ट करता है एश्योरेंस एंगेजमेंट रिकॉर्ड, उसके स्कोप में एश्योरेंस एंगेजमेंट रिकॉर्ड कवर है, बट कंप्लायंस रिव्यू करने के बाद उसके बाद वो सिलेक्ट करता है एश्योरेंस एंगेजमेंट रिकॉर्ड। अब जब सिलेक्टिव टेस्ट है तो कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस तो रहेगी, सारे वीकनेस तो फाइंड आउट हो नहीं सकते। तो यही सब बातें करी है इनहेरेंट लिमिटेशन में, कि जो रिव्यूअर है वो स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू के हिसाब से रिव्यू करता है, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस इन्हांस करने का। ठीक है, अब क्वालिटी ऑफ सर्विस इन्हांस करने के लिए उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है? वीकनेस इन द कंप्लायंस ऑफ पैट स्टैंडर्ड, कि आपने कहाँ कंप्लायंस नहीं करा है, कहाँ आपने सिस्टम एंड प्रोसीजर प्रॉपर्ली अडॉप्ट नहीं करे हैं, क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड, ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि किस तरीके की आप क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, कौन कौन से स्टैंडर्ड आपने फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्या वीकनेस है डॉक्यूमेंटेशन में। अब ये बट ड्यू टू सिलेक्टिव टेस्ट हम वीकनेसेस आइडेंटिफाई करते हैं, बट ड्यू टू सिलेक्टिव टेस्ट ये इनहेरेंट लिमिटेशन मेन काम यही आ जाता है कि सिलेक्टिव टेस्ट के कारण सारे वीकनेस हम डिस्क्लोज नहीं कर पाते। अब एज देयर इज इनहेरेंट लिमिटेशन इन इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि हम सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल हम ये चेक करते हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवर करने के लिए प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसीजर है कि नहीं है, पर इसमें इनहेरेंट लिमिटेशन है। तो एज देयर इज इनहेरेंट लिमिटेशन इन इफेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऑफ कंट्रोल, डिपार्चर फ्रॉम सिस्टम में ऑकर और मे नॉट बी डिटेक्टेड। हो सकता है कि डिपार्चर ऑफ सिस्टम में ऑकर, डिपार्चर हो सकता है उस पर्टिकुलर सिस्टम से, जो डिपार्चर ऑफ सिस्टम में ऑकर और मे नॉट बी डिटेक्टेड, और हो सकता है कि मे नॉट बी डिटेक्टेड। तो डिपार्चर फ्रॉम सिस्टम में ऑकर और मे नॉट बी डिटेक्टेड। फिर आती बात स्कोप ऑफ क्वालिटी रिव्यू की। तो स्कोप ऑफ क्वालिटी रिव्यू में क्या बात कर रहे हैं? पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू की। तो स्कोप ऑफ क्वालिटी रिव्यू में एक तो पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू हमको समझना पड़ेगा कि स्कोप ऑफ क्वालिटी रिव्यू में हमको डिफर करना पड़ेगा सबसे पहले कि पीयर रिव्यू क्या होता है, क्वालिटी रिव्यू क्या होता है। तो पीयर रिव्यू में 2 लोग होते हैं, प्रैक्टिस यूनिट और पीयर रिव्यूअर। तो क्वालिटी रिव्यू में एंगेजमेंट पार्टनर होता है और ऑडिट फर्म होती है। तो इधर जो प्रैक्टिस यूनिट है इधर हो जाएगा एंगेजमेंट पार्टनर, और पीयर रिव्यूअर जो इधर है इधर हो जाएगा ऑडिट फर्म। तो जो फर्म ऑडिट कर रही है वो ऑडिट फर्म हो गई,
और इंगेजमेंट पार्टनर हो जाते हैं कि जिसका हम क्वालिटी रिव्यू कर रहे हैं। दोनों में चेक करना पड़ता है कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लॉज एंड रेगुलेशन रिलेवेंट स्टैट्यूट कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पर क्वालिटी पीयर रिव्यू में हमको तो और भी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, पर जो क्वालिटी रिव्यू है, क्वालिटी रिव्यू में हमको ये चेक करना पड़ता है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है एसक्यूसी का, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं एसक्यूसी का, प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं है, तो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं है, और प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फर्म दैट परफॉर्म ऑडिट। तो हमको चेक करना पड़ता है कि प्रॉपर SQC 1 का इम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं, और जो फर्म परफॉर्म कर रही है ऑडिट, रिव्यू और अदर रिलेटेड सर्विस, उसके क्वालिटी कंट्रोल है कि नहीं है। तो क्वालिटी कंट्रोल इंगेजमेंट पार्टनर में भी देखती है और क्वालिटी कंट्रोल अपनी फर्म में भी देखती है कि प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल है कि नहीं है। तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SQC 1 क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं है, और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एज पर SQC 1 है कि नहीं है, और जो फर्म परफॉर्म कर रही है रिव्यू, तो क्वालिटी कंट्रोल उस फर्म में भी है कि नहीं है। तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंगेजमेंट पार्टनर में है कि नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पर्टिकुलर फर्म में है कि नहीं है, और SQC 1 प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये जो है क्वालिटी रिव्यू में देखा जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो इस तरीके से पीयर रिव्यू के सारे क्वेश्चंस ओवर होते हैं, जिसमें अगर हम आखिर से ही पढ़े तो हमने पढ़ा भैया स्कोप ऑफ क्वालिटी रिव्यू, हमने पढ़ा स्कोप ऑफ क्वालिटी रिव्यू पढ़ने के बाद हमने इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़ा, इनहेरेंट लिमिटेशन के बाद हमने जो है उसके बाद हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पढ़े, जिसमें 10 साल, 7 साल और 2 साल की बात करके रखी थी, 2 साल का कूलिंग पीरियड। फिर उसके बाद हमने स्टेप वाइज अप्रोच अडॉप्टेड बाय द पीयर रिव्यूअर पढ़ा, जिसमें वो अंडरस्टैंडिंग लेता है, प्लानिंग करता है रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का, क्वेश्चन बेस्ड के रिप्लाई आता है, रिप्लाई से फिर वो सिलेक्ट करता है, और ये सिलेक्ट करता है मतलब ये सिलेक्टिव टेस्ट है, और इसके कारण ही इनहेरेंट लिमिटेशन है। तो हमने यही पढ़ा था इनहेरेंट लिमिटेशन में कि वो हो सकता है कि उससे डिपार्ट हो जाए, और वो हो सकता है कि क्वालिटी ऑफ सिस्टम नॉट डिटेक्टेड और डिपार्चर फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ सिस्टम में ऑकर। ये जो हमने पढ़ा था इनहेरेंट लिमिटेशन में कि डिपार्चर फ्रॉम द सिस्टम में ऑकर, या हो सकता है कि सिस्टम जो है वो डिटेक्ट नहीं करा, और जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट होता है वो तो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल होता ही है। इस तरीके से हमने स्टेप वाइज अप्रोच पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था कि प्लानिंग और रिपोर्टिंग स्टेज हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि एविडेंस कैसे कलेक्ट करते हैं, 5 जनरल कंट्रोल क्या है, जनरल कंप्लायंस रिव्यू में क्या क्या करना पड़ता है, इंडिपेंडेंसीज को कैसे चेक करते हैं। फिर हमने पेट स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि रिव्यू में क्या क्या कवर होता है, जिसमें हमने एक चार्ट के थ्रू समझा था, और हमने पढ़ा था कंप्लायंस को चेक करना। फिर हमने स्कोप को पढ़ा था कि स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू में स्कोप के बारे में बता के रखा है। फिर हमने ऑब्जेक्टिव का पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव में प्रैक्टिस यूनिट जब एश्योरेंस एंगेजमेंट की सर्विस दे रहा है तो उसको कंप्लाई करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, और वो रिकमेंड करता है मेजर, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिटेक्ट करता है, वो रिकमेंड भी करता है कि किस तरीके से आप क्वालिटी ऑफ सर्विस को बढ़ा सकते हो। और प्राइमरी डेफिशिएंसी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कोई डेफिशिएंसी फाइंड आउट करना नहीं होता है, पर इन्हेंस करना होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस, और उसके जजमेंट को रिव्यू नहीं करता है, और जो है आइसोलेटेड केसेस को फाइंड आउट नहीं करता है, बट वो फाइंड आउट करता है वो वीकनेस जो परवेसिव और क्रोनिक इन नेचर है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, परवेसिव एंड क्रोनिक इन नेचर। फिर हमने पढ़ा था कि जो है पर्टिकुलर मीनिंग एंड जनरल टर्म्स में, फिर हमने एक जनरल मीनिंग समझा था, फिर हमने एक टेक्निकल मीनिंग समझे थे, टेक्निकल मीनिंग समझा था। जनरल मीनिंग और टेक्निकल मीनिंग समझने के बाद इस तरीके से हमारा जो पीयर रिव्यू है ये अराउंड 54 मिनट्स में देखा जाए तो अप्रॉक्स 1 आवर में हो चुका है, और इसी के ही अराउंड सारे क्वेश्चन है, और अप टू मई 20 तक के सारे क्वेश्चन इधर कवर्ड है। तो आई होप सो आपको ये पीयर रिव्यू का पर्टिकुलर चैप्टर समझ आया होगा, पूरा कवरेज है इसमें। और अगर आपको अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल, एंड इनफैक्ट अगर आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देने हैं तो काइंडली दीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे मेरे वीडियोज़ में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाना है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, और आपकी तरफ से वैल्यू एडिशन का मैं वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियोस जल्दी आएंगे, और मिलते हैं हम नेक्स्ट रिविजनरी वीडियोस में। थैंक यू।